आपने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है? हाँ मैं खोल रही हूँ। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन किया था, अब हम लोग उसी का कंटिन्यूशन करेंगे। तो देयर आर टू पार्ट्स। पहले हमें स्ट्रेटेजी प्लानिंग करनी होती है। स्ट्रेटेजी प्लानिंग में हमारे पास क्या होता है, व्हाट टू डू ओवरऑल, और फिर इम्प्लीमेंटेशन आता है। इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास होता है हाउ टू डू इट, डे टू डे ऑपरेशंस। ठीक है, हमने पिछले दफा जो बात की थी, अच्छा जल्दी से कोई व्यू देते हैं अपना, जल्दी से जो हमने लास्ट टाइम किया था उसका जल्दी से कोई रिव्यू दो। इम्प्लीमेंट मैं स्ट्रेटेजिक। लास्ट क्लास में नहीं थी। ओके हिफ्जा, और कौन है, हिफ्जा है ना? मिस, इसमें आपने बताया था कि हम अपने मतलब स्ट्रेटजीज को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने स्टेप बाय स्टेप बताया था कि हम डेवलप करते हैं, फिर यूटिलाइज करते हैं इन सारी चीज़ों को, और मतलब हर डिपार्टमेंट को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, वो उसके हिसाब से अपने ही कर रहा होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहा होता है। इसके अलावा जो है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल सिस्टम में आपने बताया था कंटेंजेंसी कंट्रोल करना पड़ता है सारी स्ट्रेटजीज को, जो कि सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं। और मिस मोटिवेशनल का इंसेंटिव्स का आपको बताया था कि एम्प्लॉयज़ को जो है मोटिवेट करने के लिए हम बोनस वगैरह दे रहे होते हैं, मॉनेटरी भी होते हैं और नॉन मॉनेटरी भी होते हैं। इसके अलावा फीडबैक के थ्रू भी जो है अपनी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस के थ्रू जो है अपने रेवेन्यूज वगैरह को देख रहे होते हैं ऑर्गेनाइज परफॉर्मेंस के थ्रू। और मिस एक्सीलेंट फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज में आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताया था कि ये ज़रूरी होता है। इसके थ्रू जो है हमने कम्युनिकेशन गैप को जो है कम कर सकते हैं। जितना बड़ा होगा उतना हमारे पास कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा होता है, जितना कम होगा उतना हम अपने कम्युनिकेशन में जो है ईजी हम अपनी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने रिवॉर्ड स्ट्रक्चर बताया था, वही परफॉर्मेंस के बेस पे देना चाहिए या मतलब ये सबको इक्वली देना चाहिए? तो आपने कहा था कि परफॉर्मेंस के बेस पे देना चाहिए। और रिसोर्स एलोकेशन जस्ट मतलब रिसोर्स एलोकेशन हमने बताया था कि सारी चीज़ों को जो है वो जस्टिफाई वे में जो है एवरी डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो एलोकेट करना चाहिए। इसके अलावा आपने थ्रेड का बताया था कि टेक्नोलॉजिकल मिस जैसे कि आपने थ्रेड का बताया था कि जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही होती है तो ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर एम्प्लॉय होते हैं वो हेजिटेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम नहीं करना चाह रहे होते हैं। तो इसके थ्रू जो हमारे पास जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज वगैरह होते हैं, तो इसके लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन को जो ट्रेनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, मतलब कि आपने रिवाइज किया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो है, हमने कहा कि स्ट्रेटेजी प्लानिंग और यानी कि व्हाट टू डू ओवरऑल, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, हाउ टू डू इट। अच्छा अब देखो, हमारे पास हमने पहले बनाई थी विजन, उसके बाद हमारे पास स्ट्रेटेजी बनती है, फिर हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन प्लान आता है। अब जब इम्प्लीमेंटेशन प्लान आता है, सॉरी, तो हमारे पास जो है उसमें डेडलाइंस भी होती हैं। अगर डेडलाइंस नहीं होंगे तो क्या होगा कि एम्प्लॉय जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल ले लेगा कि जब हमारा दिल चाहेगा हम करेंगे, इससे काम जो है वो डिले होना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। तो डेडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब सिर्फ डेडलाइंस ही नहीं है, उसके अंदर हमें जो है वो थोड़ी सी उनको ओनरशिप भी देनी चाहिए कि आप जो है वो कुछ कुछ एरियाज के अंदर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अच्छा फिर लेकिन उसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर डेडलाइंस हैं तो डेडलाइंस जो है वो मीट हुई हैं या नहीं हुई हैं, या जहाँ पे आपको ओनरशिप दी गई थी डिसीजन मेकिंग के लिए, वहाँ पे आपने ये डिसीजन क्यों लिया और क्या उसके रिजल्ट्स जो थे वो प्रोडक्टिव थे या नहीं थे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है मॉनिटरिंग सिस्टम। अगर मॉनिटरिंग में कोई इश्यू होता है तो हमारे पास क्या होता है, हमें फिर से एडजस्टमेंट करके न्यू स्ट्रेटेजी बनानी होती है, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, फिर डेडलाइंस होती हैं, अकाउंटेबिलिटीज, ओनरशिप होती हैं, फिर हमारे पास मॉनिटरिंग होती है। अगर मॉनिटरिंग हमारे पास सही जा रही होती है तो हम फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं, अगर कोई इशू आ रहा होता है तो हम वापस से स्ट्रेटेजी के अंदर एडजस्टमेंट करते हैं एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट्स। कोई इशू गर्ल्स? ठीक है, अच्छा अब हमारे पास आ रहा है, ये एक मैट्रिसेस है, दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों डिफरेंट चीजें, बट दे नीड टू बी साउंड एंड एक्सीलेंट। अच्छा, हाउ फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट? जीएफएन बताओ। बस क्योंकि फॉर्मुलेशन में तो हमने प्लान किया होता है ना कि हमें ये करना है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कभी सिचुएशन डिफरेंट होती है, हम हर चीज इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो काफी चीजें इसमें से मिस भी हो रही होती है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल होती है हमारे पास, और फॉर्मुलेशन जो होती है वो हमारे पास एक पेपर बेस होती है, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, डिस्कशन होता है, पेपर के ऊपर चीजें आ जाती हैं। बट इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास प्रैक्टिकल होती है। सही है। अच्छा, अगर स्ट्रेटजी फेल्स बिकॉज ऑफ फेल्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रेटजी मॉडल,
स्ट्रेटेजी हमारे पास फेल होने की मेन वजह इम्प्लीमेंटेशन है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन में क्या टाइमिंग्स मैटर करती है? मिस बहुत मैटर करती है। वेरी गुड। हमारे पास टाइमिंग जो है वो बहुत मैटर करती है कि हम जिस टाइम पे स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं क्या वो टाइम भी फीजिबल है या नहीं है। तो मोस्टली जो हमारे पास स्ट्रेटेजी फेल होती है वो इम्प्लीमेंटेशन फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो फेल हो रही होती हैं। फॉर्मुलेशन के अंदर इतना हमारे पास इशू नहीं आता। अच्छा, तो हम लोग जो भी मैट्रिक्स बात करेंगे, द मैट्रिक्स शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ओके, दिस इज द मैट्रिक्स। हमारे पास आप देखिए ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में दिस इज इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस में आ रहा है इनएफिशिएंट ऑपरेशनल मैनेजमेंट और एफिशिएंट ऑपरेशनल मैनेजमेंट। अगर हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी इफेक्टिव है और ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी एफिशिएंट है, वी विल थ्राइव। अगर हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इफेक्टिव है लेकिन ऑपरेशनल मैनेजमेंट इनसफिशिएंट है, वी विल सर्वाइव। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इनइफेक्टिव है और ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंट है, वी विल डाई स्लोली। हाउएवर अगर इनइफेक्टिव मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है और इनएफिशिएंट हमारे पास ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, वी विल डाई क्विकली। तो वी हैव टू सी कि हमारे पास जो है, अच्छा समटाइम्स ऐसा होता है यू हैव टू कीप एन ईगल आई। कब हम लोगों को डिसीजन फौरन लेने हैं और वो हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। एंड इन केसेस हमारे पास जो है वो डिसीजन फौरन नहीं लेने होते, बट वी हैव टू वेट एंड सी कि हमारे लिए हालात, कंपनी के लिए जो सिचुएशन है वो फेवरेबल है या नहीं है। ठीक है। तो ये कहना जितना आसान होता है, इन प्रैक्टिकल दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बट एनी हाउ वी हैव टू टेक दीज डिसीजंस इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट। अच्छा, अब जरा इस मैट्रिक्स की बात करते हैं। इट सेज इन सेल वन ऑर्गेनाइजेशन थ्राइव्स सिंस इट इज अचीविंग what it aspires to achieve with efficient output input ratio, where in cell 2 and 4, that is die slowly and die quickly, organization is doomed unless it can establish strategic direction. In cell 3, strategic direction is present to ensure effectiveness, even if rather too much input is being used to generate output. Thus, to be effective is to survive, whereas efficiency is not sufficient for survival. अच्छा, आजकल जो बिजनेस के हालात हुए हुए हैं, what do you think? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ग्रोथ की? मिस फिलहाल तो सरवाइव की होगी। क्यों? बस क्योंकि जो उन्होंने प्लान्स बनाए हुए थे, फॉर्मुलेट करी थी स्ट्रैटेजीज, वो सब इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पा रहे, वो एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पा रहे। अच्छा, कह रहे हैं कि जो है जो हमारी जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको कोई इतना इशू नहीं होगा, दे वर ऑलरेडी ऑनलाइन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। एग्जैक्टली, वो सिस्टम्स के साथ जो है वो ऑलरेडी उन पर काम कर रहे हैं। अब जो हमारे एग्जाम्स का इशू आ रहा है या जो भी काम वगैरह का, तो वो अवेयर है, टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट हो चुकी है उनके। हमारे यहाँ भी सिस्टम की एक्सेप्टेंस ही नहीं डेवलप हुई लोगों के अंदर। ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि दे वर डिपेंडेंट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल? वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, वो लोग टर्शरी सेक्टर पे तो बहुत फोकस कर रहे थे, आईटी पे बहुत फोकस कर रहे थे। तो हुआ है, लेकिन ओवरकम कर जाएंगे वो। ओके, और हिफ्जा आप क्या कहती हैं? व्हाट आर योर व्यूज? मिस मेरे ख्याल से वो ओवरकम कर जाएंगे। लेकिन अगर वो तो अगर अब आप देखो जो एग्रीकल्चरल कंट्रीज नहीं है, ठीक है, या जो जी मिस। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज नहीं है, तो वो तो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ही डिपेंडेंट है ना। जब यहाँ से ही हमारे पास जो है रिसोर्सेज वहाँ नहीं पहुंचेंगे, हमारा एयर स्पेस बंद है, हमारे पास शिपमेंट उस तरीके से नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए थी, जी। तो इफेक्ट तो वो लोग भी करेंगे। बात ये नहीं है कि सर्वाइवल वो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनकी डिपेंडेंसी somehow सबको ही इफेक्ट करेगा। जैसे इसमें वही वाली बात आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल खानदानों में भी लोग होते हैं, कुछ की सेविंग्स बहुत ज्यादा होती है, तो वो थोड़ा सा बुरे हालात में सर्वाइव कर जाते हैं, बाद में तो सभी इफेक्ट होते हैं ओवरऑल। इस जैसे कि हम पढ़ते हैं कि एवरी कंट्री परफेक्ट नहीं होता है, किसी में किसी ने चीज की कमी होती है तो वो डिपेंडेंसी आ ही जाती है कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास है, अच्छा व्हाट डू यू पीपल थिंक इसका इफेक्ट कितने टाइम तक चलेगा? ये जो अभी हमारे पास एक रिसेशन शुरू हो ही चुका है, बहुत सारी जगह पे जॉब लॉसेस स्टार्ट हो चुकी हैं,
तो ये कितना टाइम लगेगा? व्हाट डू यू थिंक? बस ये नो मिस आइडिया। अराउंड 1 ईयर मोस्टली मिस, क्योंकि इतनी जल्दी तो कवर अप नहीं होगा ये। और व्हाट अफनान, कर व्हाट डू यू थिंक? जाएगा। मेरे ख्याल से तो ये डिनायल फेस है जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि इसके बाद कितने बुरे हालात होने वाले हैं। सही। अभी आप लोग अगर देखो न्यूज़ के अंदर बहुत सारी जो है वो जगह पे डाउन साइजिंग स्टार्ट कर दी गई है। हाँ, रिसेशन स्टार्ट हो चुका है। अच्छा बात अभी ये है, बहुत सारे लोगों का ये बात कहना है कि सैलरीज को कम कर देते लेकिन निकालते नहीं, या ये कि जो है वो सैलरीज जो है वो तो इंटरेस्ट में से दी जाती हैं, कंपनीज जो हैं वो अपना प्रॉफिट एक उसके अंदर लगा देती हैं, वहां से जो है इंटरेस्ट आ रहा होता है उनमें से सैलरीज दे दी होती हैं, तो सैलरीज के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या ये रीजन वैलिड है या सिर्फ ये रीजन वैलिड है? बस लेकिन अगर हम एज अ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं ये वाली चीज भी सोच रही थी कि अगर किसी का टर्नओवर ही करोड़ों में है और उसका मतलब कुछ भी नहीं चल रहा, लाइक जिसे कहते हैं ना रोलिंग ही नहीं हो रही, उसके पास पैसे आ ही नहीं रहे, तो वो चलो एक महीने दे देगा वो करोड़ों में टर्नओवर जितना भी उसकी सैलरी है लोगों की, एक महीने वो अपने पास से दे देगा प्रॉफिट वगैरह जो भी है उसका। लेकिन नेक्स्ट मंथ इतने सारे मंथ हो गए आपको, वो अपने पॉइंट पे सही है। अच्छा हिफ्जा, व्हाट डू यू से? मिस मेरे ख्याल से देनी चाहिए सैलरीज मिस, इस तरीके से तो नहीं निकालना चाहिए मिस। लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी लॉसेस बेयर कर रही है मिस। चीप एग्जांपल होगी मैं, जैसे कि अभी ये दुकानदार वाले हैं हमारे ताजिर जो है मिस, इनकी भी किराए पे दुकानें हैं, तो मिस इनको भी किराया देना पड़ा, उनके साथ जो वर्कर काम करते हैं उनको भी ये लोग जो है सैलरीज वगैरह दे रहे होते हैं, तो मिस इनके लिए भी प्रॉब्लम आ रही है कि हम अपने वो वाली चीज़ कवर करें या एम्प्लॉयज़ को सैलरी दें, तो इस वजह से मिस वो एम्प्लॉयज़ को भी निकाल रहे हैं। तो मिस दोनों तरफ से सिचुएशन बहुत खराब है। ये तो आप छोटे बिजनेसेस की बात कर रहे हो ना, मैं स्टेबल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच बात कर रही हूँ कि जो भी स्टेबल बिजनेस है उन्होंने तो अपना एक फिक्स्ड इनकम लगाई हुई होती है बैंकों में, और जो उससे इंटरेस्ट आ रहा होता है सैलरीज वो उससे दे रहे होते हैं, तो एक्चुअली मिस तो स्टेबल बस को तो लेकिन देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इंटरेस्ट वाली ही बात होती है, उसमें फिर ये वाली चीज आती है, बहुत सारे और प्लान्स भी होते हैं उनके, तो चलो एक महीना दे देंगे ना, 2 महीने 3 महीने, क्योंकि बाकी जगहों से तो उनके पास कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो उन्हें फिर कुछ प्लान भी तो करना है। एग्जैक्टली हाँ, थोड़ा देख के कर सकते हैं। एग्जैक्टली वन पॉइंट यस इज मिस कंटिन्यू। उनके पास बाकी जगह से जो उन्होंने प्लान किए हुए होते हैं एक्सपेंशन के या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के या मार्केट डेवलपमेंट के, उसके लिए भी तो फाइनेंसेस उनके खराब होते हैं, तो वो वहां से उसको एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। एक मेन रीजन ये होता है कि जब हमारे पास ऑर्डर ही कट डाउन होने शुरू हो गए, हमारे पास काम ही नहीं हो रहा है, तो हम इतने एम्प्लॉयज का करेंगे क्या? एग्जैक्टली, काम ही नहीं हम होगा। वो काम के लिए वो हमारे पास एक आइडल पड़ा हुआ है, वो हमारी कंपनी के ऊपर जो है वो एक बर्डन है। तो कंपनी रात कहती है कि एक तो हमारा ग्रोथ भी नहीं हो रही, अभी सर्वाइवल तो है लेकिन हमारे पास ग्रोथ नहीं हो रही, एक्सपेंशन के लिए जो हमने फाइनेंसेस सोचे हुए थे वो हमारे पास कट ऑफ होना शुरू कर हो गए, तो वो अपने एक तो फाइनेंसेस भी एडजस्ट कर रही होती है, देन वो आइडल वर्कर्स को जो है वो उसको डाउन साइज कर रही होती है। अच्छा दूसरा एक और चीज होती है, एक तरीका होता है कि अगर आप देखें तो बहुत सारे अभी जैसे आते हैं कि सैलरीज रिडक्शन हुई है, अगर आप देखो तो जो जैसे ले सपोज 1 लाख की किसी की सैलरी है तो 10% डिक्रीज हो गई, 2 लाख की सैलरी है तो 20% डिक्रीज हो गई, और अगर 5 लाख की सैलरी है तो आपके पास जो है वो 50% डिक्रीज हुई। तो आप बताओ ये एक्चुअली व्हाट इज द स्ट्रेटेजी बिहाइंड दिस? वो कर क्या रहे हैं इसके पीछे? फंड जमा कर रहे हैं नहीं ज्यादा से ज्यादा। नहीं, आप देखो, अच्छा जिसकी 1 लाख रुपए सैलरी उसकी 10% डिक्रीज हुई, नहीं वो सैलरी कितनी हो गई? 90,000, ठीक है। जिसकी 2 लाख रुपए सैलरी है उसकी 20% कम हुई, अब न्यू सैलरी कितनी हो गई? 160 ऐसे ही कुछ। 180,000 होगी ना? 180 में 180,000 160,000 कितनी हो रही है? मिस 2 लाख पे 20% कम करना है ना हाँ मिस, 180 हो गया ना। इट्स 160,000, ठीक है।
अच्छा अब बताओ, जो 5 लाख वाला है वो जो है कितना आ गया, वो उसकी 50% सैलरी हुई थी डिक्रीज, वो कितने पे आ गया? 460 पे आ गया। वो 460 पे कैसे आएगा? उसकी 50% नहीं 5 लाख, ज्यादा होगा। नहीं ज्यादा हो। जिसकी 5 लाख रुपए कम हुई है 50% पे, उसकी 2.5 लाख रुपए होगी ना। मिस 5 लाख पे 2.5 लाख 50% हुई है। हाँ। मिस आपने 5 लाख पे 50% कम कहा जी है। जी जी। यस मिस 250 होगी। ठीक है, अब आप बताओ, जिसकी 1 लाख थी वो 90,000 पे आ गया, जिसकी 2 लाख थी वो तकरीबन 1.5 लाख पे आ गया, और जिसकी 5 लाख थी वो आ गया 2.5 लाख के ऊपर। तो वो ये बात नहीं कहेगा कि मेरे और जो ऊपर वाला है जिसकी 2 लाख से 1.5 लाख रुपए हुई है उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रहा, वो क्या करेगा? छोड़ देगा। वो एग्जैक्टली छोड़ेगा। दिस इज द स्ट्रेटेजी बिहाइंड इट, कि आप जो भी बड़ी डेजिग्नेशन पे होता है ना, ये जो सैलरीज होती है ना, ये सारे बड़े डेजिग्नेशन वालों की होती है। उनको जो है सिर्फ डेजिग्नेशन से इश्यू मतलब होता है, उनके पास पैसे तो वैसे ही बहुत सारे होते हैं, तो उनको निकालने का एक तरीका होता है कि उनकी जो सैलरी है वो इतने इतने मार्जिन से नीचे गिरा दो कि वो ये कहे कि मैं और मेरे ऊपर वाले डिफॉल्ट हो के अंदर, जाए। एग्जैक्टली कि मेरे और मेरे ऊपर वाले के अंदर, मेरे नीचे वाले के अंदर कोई इतना डिफरेंस ही नहीं रहा, तो वो खुद ही आपको छोड़ के चला जाता है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है डाउन साइजिंग की, ये तरीके होते हैं डाउन साइजिंग के। एग्जैक्टली जो है ना, आप अगर करो ना उनको कि हम आपको निकाल रहे हैं, तो देयर आर सर्टेन एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन लॉज, आपको उनको फॉलो करना पड़ता है कि आपको 3 महीने की सैलरी भी देनी पड़ती है, और विदाउट एनी वैलिड रीजन जो है वो आप ऐसे निकाल नहीं सकते। एम्प्लॉय जाके आपके ऊपर केस कर सकता है। तो दे आर द टेक्टिक्स, दीज आर द स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू जो है वो डाउन साइजिंग की जाएगी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ठीक है, आप अभी देखेंगे अभी बहुत सारी चीजों के अंदर आपको ये चीजें नजर आनी शुरू होंगी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, issues and strategy implementation. Implementation task tests strategists' ability to allocate resources, design structures, formulate functional policies, identify leadership style, etc. अच्छा, तो क्या लीडरशिप स्टाइल मैटर करता है इन इम्प्लीमेंटेशन? यस मिस बहुत मैटर करता है। क्या होना चाहिए वैसे? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, क्या होना चाहिए? जी नूर, वेलकम। जी मिस। मिस जी इसमें स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंटेशन में मिस पार्शियली डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करना चाहिए, क्योंकि मिस अगर सिर्फ पूरा सेंट्रलाइज पे काम होगा तो सिर्फ एक जगह से मिस मतलब अपर मैनेजमेंट की तरफ से सिर्फ डायरेक्शन जारी होती हैं, तो एम्प्लॉयज का उसमें कोई इनपुट नहीं होता, क्योंकि वो ज्यादा टेक्निकल वर्क में वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको ज्यादा पता होती है चीजें, तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करना चाहिए ताकि आप एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व कर सकें और इफेक्टिवली आपकी स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, वेरी गुड। यस मिस थोड़ी अथॉरिटी उनको देनी चाहिए। एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि पूरी अथॉरिटी उनको दी जाए, पार्शियल हो, पार्शियल। पार्शल होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा, उनके डिसीजन मेकिंग में उनकी एडवाइस तो ली जाए, लेकिन इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि उनका डिसीजन कम्प्लीटली कि जी आप डिसाइड करें और फिर, अच्छा उसमें भी थोड़े तरीके होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस वो मीटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली चीज होती है ना, जिसमें आपने सबको इन्वॉल्व तो कर दिया ओनरशिप दिलाने के लिए कि हम आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन एट द एंड डिसीजन तो वो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही होता है। एग्जैक्टली अच्छा, दूसरा इसमें भी जो है ना थोड़ा वेज होते हैं। जैसे आपके पास, हमने अगर मीटिंग की हुई है, ऐसा नहीं होता कि हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं अच्छा जी हाँ ये जो है सब, किसी ने एक एडवाइस दी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना वो फौरन कह देते हैं कि हाँ जी दिस इज द नाइस एडवाइस और हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ एडवाइजेस लेते हैं और इन दी एंड एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है, सबको फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जिसमें जो है वो डिसीजन होता है। अच्छा, बहुत सारी जगह पे ये भी होता है कि थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करनी पड़ती है, एग्जैक्टली वो डिसीजन नहीं लेना पड़ता। ठीक है, अच्छा, लेकिन समटाइम्स इट हैपेंस कि दो ग्रुप्स बन जाते हैं। एक ग्रुप हाफ मेजोरिटी के साथ कह रहा होता है कि हमें स्ट्रैटेजी नंबर 1 करनी चाहिए, दूसरा कह रहा होता है स्ट्रैटेजी नंबर 2 करनी चाहिए। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए?
उस जो अपर पोजीशन पे लोग होंगे वही डिसाइड करते होंगे ना। तो मुझे बात समझ नहीं आई ग्रुप्स की। देखो अपर पोजीशन तो पे भी आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, ऐसा नहीं होता कि सब लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर जैसे लेट्स सपोज हो कि एक स्ट्रेटजी नंबर 1 है, एक स्ट्रेटजी नंबर 2 है, ठीक है, और वो जो है बिल्कुल बीच 50% लोग एक साइड पे हो गए, 50% लोग एक साइड के ऊपर हो सिंपली गए। इसका प्लान बनाएंगे और फिर उसका एनालिसिस करके देखते होंगे फोरकास्टिंग वगैरह की किसके रिजल्ट ज्यादा फ्रूटफुल है। ओके, वेरी नाइस। और इसके अलावा मिस जो इफेक्टिवली हमारे गोल को अचीव कर सके हम उस चीज को लेके चलेंगे, वो वेरी गुड, स्ट्रेटजी फॉलो कर। जहाँ वेरी गुड, मेजोरिटी ज्यादा होगी हम उस स्ट्रेटजी को भी ले सकते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, ये बोलना जितना आसान है प्रैक्टिकली ये इतना ही मुश्किल होता है, ठीक है। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपके पास कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो आपके पास काम के लोग होते हैं, जो एक्चुअली इस कंपनी को चला रहे होते हैं, दे आर इम्पोर्टेंट। हम जब इन सारी चीजों को एनालाइज कर रहे होते हैं, ये चीजें हमें बीइंग एन स्ट्रेटेजिस्ट हमें इन चीजों को देखना होता है कि कौन सी चीज जो है वो कंपनी के लिए बेहतर है, कौन सी रिजल्ट जो है वो फ्रूटफुल होंगे कंपनी के लिए, कौन सी एफिशिएंसी लेकर आएगा, ये भी एक चीज है, ठीक है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपके पास होता है कि अगर एक एक साहब का हमने नहीं माना तो ये हमारे लिए जो है वो ट्रबल क्रिएट करेंगे, ये लॉबीज बनाना शुरू कर देंगे। या फिर ऐसा होता है अगर हमने फलाने की दूसरी पार्टी की बात नहीं मानी तो वो जो है अपनी इन्वेस्टमेंट लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास अदर फैक्टर्स के अंदर शामिल है जो हमारे पास अपार्ट फ्रॉम बुकिश नॉलेज जो है ये चीजें होती हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ हमारे पास नीड भी होती है कुछ लोगों की कि एक की फेस वैल्यू ज्यादा है, इसको हम जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास सिचुएशन है कभी कभी ऐसी आ जाती है इवन इन कंपनीज, इवन इन आवर लाइव्स एज वेल, कि हम ना एक बंदे को जो है वो कर सकते हैं नाराज, और ना दूसरे बंदे को ना एक पार्टी को नाराज कर सकते हैं ना दूसरी पार्टी को नाराज कर सकते हैं। व्हाट शुड वी डू इन दैट सिचुएशन? GF9 आप क्या करेंगे अगर आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए? तो ऑप्शन ए और बी में से दोनों को चूज करना हो तो व्हाट विल यू डू? जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो ज्यादा फ्रूटफुल होगा वही लूंगी, लेकिन जो दूसरे मेंबर्स जो मतलब एक अलग साइड पे जा रहे हैं ना उन्हें मैं अपने प्लान में इन्वॉल्व करूंगी ताकि वो एक ओनरशिप वाली चीज आ जाए। लाइक प्लान तो बी ग्रुप का होगा जिसे वो अपोज कर रहे हैं, सही है, प्लान मैंने उनका अडॉप्ट कर लिया, लेकिन उन्हें वो काम जो करने के लिए मैं दूंगी ना वो मैं दूसरे ग्रुप को दूंगी जो अपोज कर रहे हैं, ताकि वो इन्वॉल्व हो जाए मेरे साथ। ओके, वेरी नाइस। और हिफ्जा आप क्या करेंगे? मिस अगर दो हैं तो जिसमें से जो मतलब मुझे बेस्ट स्ट्रेटजी लगेगी मैं फॉलो तो उसको करूंगी, लेकिन जो दूसरा वाला ऑप्शन होगा उसको मैं कहीं ना कहीं कंपनसेट कर दूंगी किसी ना किसी तरीके से। ओके, या तो हाँ बोलो। जैसे गवर्नमेंट हमेशा करती है ये चीज हमारे फर्दर प्लान्स में तो है। यस मिस, मतलब इस तरीके से। ओके, नूर आप क्या करोगे? बिजनेस में हम यही हिफ्ज़ वाली बात कर सकते हैं कि कुछ ऐसा करके कि दोनों प्लान जो है हमारे पास वो मर्ज होके मिस कहीं ना कहीं दूसरे प्लान का पार्ट भी हमारे इम्प्लीमेंटेशन प्लान वाले प्लान के साथ फिक्स हो जाए, ठीक है, वेरी गुड। ताकि अच्छा, वो वेरी गुड। वैसे तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, बट मैं क्या चूज करती? आई विल चूज द थर्ड ऑप्शन। दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं होगा, दे शुड बी अ थर्ड ऑप्शन जिसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके ऊपर दोनों पार्टीज को एक होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है। ऐसा नहीं हो सकता हुआ, हमें उन्हीं दोनों प्लान्स में से कोई चूज करना पड़ता होता तो नहीं तो फिर हमें लोगों को कोई ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जिसके कि अंदर जो से या तो दोनों को मिला करके बने या फिर एग्जैक्टली बिल्कुल हटके। या फिर बिल्कुल हटके बने। एंड मोस्टली इन माय केस लाइक जो मेरी अपनी अपनी थिंकिंग होती है वो ये होती है कि नीदर ए नॉर बी, देयर शुड बी ऑप्शन सी नाउ, और उसके ऊपर सब मिलके काम करेंगे, ठीक है। अगेन इट डिपेंड्स, इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। हमारे पास सिचुएशन जो है वो बड़ी मैटर कर रही होती है, कभी कभी हम लोगों को बड़े हार्ड डिसीजंस भी लेने पड़ जाते हैं कि अगर एक पार्टी नाराज हो रही है तो ठीक है बट वी हैव टू डू दिस, क्योंकि ये सबकी भलाई के लिए होता है, अभी नजर नहीं आ रहा होता बट लेटर ऑन जो है इसका रिजल्ट फ्रूटफुल होगा। बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियोज एंड द सर्कमस्टांसेस और मेनी अदर फैक्टर्स जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये होता है हमारे पास। अच्छा, strategies leads to plan results in different kinds of aims, I guess, which includes goals, policies, procedure, rules, steps to be taken in putting them into action.
Programs lead to formulation of the project, which is time, schedule, and cost are predetermined. It requires allocation of funds based on capital budgeting of the organization. Project creates need for infrastructure for day-to-day operation in organization. Resources allocation is key to successful project. Sequence in which strategy implementation issues are to be considered. पहले project implementation, then procedural implementation, then resource allocation, then structural implementation, then functional implementation, and then behavioral implementation. ठीक है जी. Okay, Afnan, what will you say about this sequencing? आपको लगता है अच्छा इसमें ये एक तरीकेकार है कि पहले प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा, फिर प्रोसीजर उसका इम्प्लीमेंट होगा, रिसोर्स एलोकेट होंगे, फिर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, फिर फंक्शनल होगा, फिर बिहेवियरल होगा. अच्छा, समटाइम्स आप लोगों ने ऐसे लोग देखे, दे आर, आई एम वन ऑफ देम, रिवर्स इंजीनियरिंग की का नाम सुना है आपने? नहीं. अच्छा, क्या समझ में आता है रिवर्स इंजीनियरिंग से? उल्टा चलते. क्या होती है? उल्टा चलते. उल्टा चलता. एग्जैक्टली रिवर्स इंजीनियरिंग. देखो, देयर आर कंपनीज, ठीक है, जैसे ड्रोन है, लेट्स सपोज ड्रोन, आपके पास एक टेक्नोलॉजी थी जो अमेरिका के पास थी, उसने बना ली थी, ठीक है, वो लोगों के ऊपर गिरा रहा था, देयर वर कंट्री जिसके ऊपर गिरा रहा था. अब उनको समझ में नहीं आ रहा था ये बनेगा कैसे, तो क्या किया था उन्होंने, वो टूटे हुए ड्रोन से उन्होंने उल्टा चलना शुरू किया था, खोलना शुरू किया था, उसके बाद उन्होंने जोड़ा, उनका अच्छा ये ऐसे बनेगा. कभी कभी बचपन में जो है वो ये कार्स और इस टाइप की जो मशीनरी होती थी, जैसे वॉशिंग मशीन आती थी हमारे यहाँ फीमेल्स की, बच्चियों की, उसको कभी खोला है? या बॉयज को कभी देखा है कि जो है ना वो गाड़ियां खोलते हैं, वो गाड़ियों को तोड़ फोड़ मचाते रहते हैं और फिर उसको जोड़ते रहते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं, गाड़ी बन गई, अब उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि गाड़ी बनी कैसे, वो उसको खोलते हैं, वो उसको खोलते हैं पहले, फिर उसको जोड़ते हैं. दिस इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग. ठीक है, इसी तरीके से ये तो एक इंजीनियरिंग की बात होती है. इसी तरीके से देयर आर, अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन है जो जब ड्रामा देखता है तो पहले जो है नेक्स्ट एपिसोड देख लेता है, उसके बाद जो है वो फिर ड्रामा देखता है, नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो देखता है, उसके बाद फिर ड्रामा देखता है? कौन कौन करता है ये? अक्सर ऐसा होता है. ठीक है, मैं भी ऐसा करती हूँ. ठीक है, अच्छा, इस तरीके से बहुत दफा ऐसा होता है, आप कितने लोग ऐसा होता है कोई बुक स्टार्ट करते हैं और उसका एंड पहले पढ़ लेते हैं फिर बुक स्टार्ट करते हैं? कितने लोग हैं? यस मिस, कंक्लूजन पढ़ लेते हैं. मतलब उसका थोड़ा बहुत पता चल जाए कि अच्छा इसमें ये मतलब ढंग की चीज है, हैप्पी एंडिंग है, ठीक है, फिर पढ़ूंगे ना. हाँ, ठीक है ना, मतलब कि आप पढ़ लेते हैं, दिल को सुकून हो जाता है कि हाँ, समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन इन द एंड. ठीक है ना, तो ये क्या होता है, दिस इज एक्चुअली द रिवर्सल इंजीनियरिंग. तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं ये कहूंगी कि देयर आर सम पीपल जो कि बैकवर्ड काम करते हैं. ठीक है, मिस ऐसे एग्जाम्स में होता है कि स्टार्टिंग से समझ आ रहा तो फिर मिस बैक से चले जाते हैं कि पहले लास्ट चैप्टर खत्म करेंगे फिर उसके बाद फर्स्ट पे. एग्जैक्टली. ठीक है, इसी तरीके से आई हैव वन फ्रेंड ऑफ माइन इन ओ लेवल्स, वो मैथ्स की चीता थी. उसको होता था कि मैं सबसे पहले ना क्लास के अंदर बस आंसर कर दूं, और उसकी कॉपी में हमने आज तक नहीं देखी 3 सालों के अंदर. उसके अंदर छोटे छोटी सी चिट्स होती थी, वो पता नहीं कैसे वो संभाल के रखती थी, एंड शी गॉट ए इन मैथ्स. और वो क्या करती थी, पहले कैलकुलेटर पे सॉल्व करती थी, आंसर लिखती थी, आंसर लिख के बॉक्स बनाती थी, उसके बाद वो सॉल्यूशन करती थी इन पेपर. बहुत से लोगों की आदत होती है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये होता है कि ये जो सीक्वेंसिंग बुक्स में जो दी हुई होती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है वो इसी को फॉलो करें. तो ये जो आपको सीक्वेंसिंग दी हुई है, अफनैन, आप क्या करती हैं इन 6 चीजों के अंदर से? आप इसी प्रोसेस को चलाती हैं या आप इसको, अच्छा, इन दी एंड ये चीजें सारी इसी सीक्वेंसिंग में जाती हैं, लेकिन इट डिपेंड्स. अच्छा, इसी तरीके से आप जब रिसर्च लिखते हैं, आप लोगों ने रिसर्च किया होगा, आप लोगों ने इस तरीके से किया होगा कि बहुत सारे सुपरवाइजर इस तरीके से करवाते हैं कि पहले जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लिखवाया, इंट्रोडक्शन लिखवाया, देन लिटरेचर रिव्यू के ऊपर आए, जो बेसिकली एक सीक्वेंस है. ठीक है, बट देयर आर सम सुपरवाइजर्स हु से एग्जैक्टली, वो कहते हैं पहले पढ़ो कि चीजें क्या क्या अवेलेबल है, उसके बाद इंट्रोडक्शन. एग्जैक्टली, एंड आई एम वन ऑफ देम हु से कि पहले चैप्टर नंबर 3 करो,
देन कम क्योंकि चैप्टर नंबर 1. आपको टॉपिक पे ग्रिप आ जाती है उससे. एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई से कि आपको जब पता ही नहीं है कि समंदर के अंदर चीजें क्या क्या है, आप ये क्या बता सकते हैं कि हमने जो है वो समंदर में से ढूंढा क्या. और वो करने के बाद फिर इंट्रोडक्शन बहुत आसान हो जाता है कि ये मैंने करना है, मुझे पता है, अब मैंने सीक्वेंस से लिख दिया. एग्जैक्टली, और एब्स्ट्रैक्ट जो है, कर चुके हैं ना. दिस इज व्हाट एब्स्ट्रैक्ट जो है दैट शुड बी लास्ट. दिस इज फॉर मी. मैं इस तरीके से काम करती हूँ, ठीक है. तो सीक्वेंसिंग मेरे अंदर भी ये होता है कि आगे पीछे हो जाता है, वो जो मुझे लगता है कि दिस शुड बी डन पहले, तो वो मैं पहले करती हूँ. तो यहाँ पे आपको एक सीक्वेंसिंग दी हुई है कि पहले प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए. इसमें से नूर, आपको क्या लगता है ये सीक्वेंसिंग अगर आपको दी जाती तो आप क्या पहले करते? मिस इसमें अगर मेरे हिसाब से तो मिस बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले हमें करनी चाहिए, क्योंकि मिस जब तक हमारा या एम्प्लॉयज का बिहेवियर ही जनरेट नहीं होगा उस काम को करने के लिए, तो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन या प्रोसीजर इन सब की बारी तो बाद में ही आएगी ना. पहले हमारा बिहेवियर शेप होना चाहिए उस चीज को लेकर. नहीं, बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन तो आपके पास एक्चुअली वर्किंग हो गई ना, ये आप पहले कैसे लेकर आ सकते हो जब तक आपके पास बाकी, वो तो अपनी जगह ठीक है. और बताओ. ओके हिफ्जा, आप क्या कहती हो? मिस मुझे लगता है कि पहले स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए कि किस किस को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती हैं, वेरी गुड. प्लान्स क्या क्या और है, अफनान, रिस्पॉन्सिबिलिटी. अफनान व्हाट डू यू थिंक? रिसोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है भाई. स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है. ठीक है, स्ट्रक्चर हो आपके पास, हमें क्या क्या कब कब करना है. देन उसके बाद रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी प्लान करने के लिए आगे. मैं प्लान कर लूं और मेरे पास उस हिसाब से रिसोर्सेज भी नहीं है तो मुझे दोबारा प्लानिंग फेज में जाना पड़ेगा. वेरी गुड. मेरा भी पहले ये था कि स्ट्रक्चरल पहले होना चाहिए, रिसोर्स एलोकेशन, जैसे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन तो सही है, लेकिन उसके बाद स्ट्रक्चरल, देन रिसोर्स एलोकेशन, फंक्शनल, फिर प्रोसीजरल एंड फिर बिहेवियरल जो है वो अगर मुझे दिया जाता तो मैं इस सीक्वेंसिंग के अंदर काम करती. बट हाउएवर, लेकिन जैसे देयर आर सम सीक्वेंस जिसको हम नहीं कर सकते, जैसे कि हम लोग कहें कि इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी प्लानिंग पहले होगी, इम्प्लीमेंटेशन बाद में होगी, कंट्रोलिंग फिर होगी, इवैल्यूएशन फिर होगी, फिर कंट्रोलिंग होगी. इस सीक्वेंस को हम आगे पीछे नहीं कर सकते. देयर आर सम सीक्वेंस उसमें हम कुछ नहीं कर सकते. बट यहाँ पे व्हाट आई थिंक, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के बाद मेरा भी है कि पहले स्ट्रक्चरल, देन रिसोर्स एलोकेशन, फिर फंक्शनल, फिर प्रोसीजरल एंड फिर बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए. ठीक है जी. ओके अभी ऐसा करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं. कल हम इंशाल्लाह नया टॉपिक ये रिसोर्स एलोकेशन को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हो पाएगा. अच्छा, कल इंशाल्लाह इसी टाइम के ऊपर हम करें, फिर 1 2 3 4 स्लॉट के अंदर, दैट इज 12:30 वाली क्लास. यस मिस. ठीक है जी गर्ल्स. ओके मिस. ओके मिस. तो ओके नाउ वी आर एंडिंग दिस सेशन नाउ. ओके. अल्लाह हाफिज.